हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस मस्ती के साथ कल का जो छूटा हुआ भाग था उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार चैप्टर जो है क्लास 12th भूगोल का चैप्टर नंबर 9। उसका हमने आधा पार्ट आपको दिया था और आधा बच गया था शायद। आज उसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो कल वाला जो बेसिक चीजें थी उसको मैं समझ लूं पहले। कल हमने पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो जब कोई दो देश आपस में कोई सामानों का या सेवाओं का आदान प्रदान करती है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। क्लियर। फिर हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता क्यों है भाई। तो सभी देशों में एक जैसे साधन नहीं है। किसी देश के पास साधन बहुत ज्यादा है और किसी देश के पास साधन कम है। तो इन साधनों की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। इसके अलावे हमने और सारी बातों को हमने देखा था। चलते हैं, आज पढ़ेंगे व्यापार की दिशा क्या है। अब व्यापार की दिशा का मतलब क्या होता है समझिएगा। दुनिया के कुछ देश व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, जिसमें खास करके जो यूरोपीय देश है वो व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। लेकिन वहीं पर जो एशियाई देश है, ऑस्ट्रेलियाई देश, अमेरिका के देश, वो अभी भी पीछे थे। परिणाम क्या हुआ, क्योंकि देखिए यूरोप वाले को ना पहले ज्ञान मिल गया था, उन लोगों के पास तकनीक पहले विकसित हुई और वही लोग दुनिया के अन्य अन्य देशों में गए तो अपनी तकनीक को ले गए। और जब तकनीक का विकास हुआ ना तो वहां का खनन ज्यादा उपयोग होने लगा। खनन ज्यादा उपयोग हुआ यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे वो बुद्धिजीवी थे, वो जानते थे कि आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगी। तो वो अन्य जहां पर वो अपना उपनिवेश स्थापित किए थे वहीं से कोयला, वहीं से लोहा, वहीं से सब कुछ उत्पादन करते थे और अपने देश के भंडार को बचा के रखते थे। लेकिन फिर भी उनका भंडार ज्यादा खपत हुआ। हम लोगों के देश में बाद में प्रगति हुई। तो ये खासकर जो एशियाई देश हैं उन सब देशों में बाद में इसका विकास हुआ। क्लियर। तो कहने का अर्थ है कि क्या हुआ कि यूरोपीय वाले के अब व्यापार में थोड़ा सा कमी हो रही है, जबकि एशियाई देश या और अमेरिकी देश अब आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं कारण क्या था कि उसके पास जो खनिज था वो खनिज का क्या किया, उपयोग, खनिज का उपयोग ज्यादा किया, तो जिसके कारण उसका भंडार कम हो गया है। हम लोग खनिज का उपयोग कम किए तो भंडार हमारे पास अभी भी है, तो हम लोग अब धीरे धीरे इसका उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा पीछे डाउन हो रहा है। क्लियर। ये थी हमारी व्यापार की दिशा। अब चलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग कि व्यापार संतुलन क्या है। अगर आपसे कभी परीक्षा में कोई पूछ दे कि ए भाई एगो बात बतावत तो हमरे कि व्यापार संतुलन केकरे कहबा, का कहिएगा। तो व्यापार देखिए, संतुलन का मतलब होता है बराबर बराबर। जितना हम आपको लेते हैं कोई सामान और जितना हम आपको देते हैं कोई सामान, अगर दोनों बराबर होवे, दोनों का आय बराबर हो, तो उसी को कहेंगे हम लोग व्यापार संतुलन। मान लीजिए किसी देश से आप कोई चीज लेते हैं, तो जितनी कीमत की चीज आप लेते हैं उतनी ही कीमत से किसी वस्तु को आप किसी को दे देते हैं। और जब आय और व्यय यानी कि निर्यात और आयात दोनों जब बराबर बराबर हो तो उसी को कहते हैं हम लोग व्यापार संतुलन। समझ में आई बात? तो समझ में आई बात तो बोलो हाँ। चलिए आगे चलते हैं। व्यापार संतुलन समझ गए ना मेरे भाई, कि जब हम किसी देश से जितनी क्या लेते हैं, उत्पाद लेते हैं, यानी कि जितना आयात करते हैं उतने ही निर्यात करते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग व्यापार संतुलन। अब चलते हैं संतुलित धनात्मक, यानी कि धनात्मक व्यापार क्या है। संतुलित धनात्मक यानी कहने का अर्थ है कि जब कोई देश किसी दूसरे देशों से अपनी सामान को कम खरीदे और अपनी सामानों को ज्यादा बेचे, यानी कि आयात जो है वो कम हो और निर्यात ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक। यानी मान लीजिए हम अगर इंग्लैंड के साथ व्यापार करते हैं, तो हम 100 रुपया का सामान अगर उसके साथ बेचते हैं तो हम उससे कोशिश करें कि 75 रुपया 50 रुपया का सामान खरीदें। यानी हमारी जो निर्यात है वो ज्यादा हो, आयात कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक व्यापार, संतुलित धनात्मक व्यापार। क्या, चलिए आगे चलते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ऋणात्मक व्यापार किसे कहते हैं बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो ऋणात्मक का मतलब होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है कि ऋणात्मक का मतलब होता है कि जब आप कोई वस्तु को ज्यादा बेचिए और कम बेचिए और ज्यादा खरीदिए, यानी आयात की संख्या जो है, मात्रा जो है, आयात की मात्रा वो ज्यादा हो, निर्यात की मात्रा कम हो, तो उसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक व्यापार। ठीक है, तो ऋणात्मक व्यापार, धनात्मक व्यापार, संतुलित व्यापार समझ गए। संतुलित में जितना हम लोग आयात करते हैं उतने निर्यात करते हैं। धनात्मक में आयात कम, निर्यात ज्यादा होती है। ऋणात्मक में निर्यात ज्यादा, निर्यात कम, आयात ज्यादा होती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, जब कोई देश अपनी जहाज को किसी देश से सामान खरीदने भेजती है तो वह चाहती है कि इधर से सामान भेजते हैं तो उधर से हम लोग उसी जहाज पर कुछ लोड कर लें ताकि हमारी भाड़ा खर्चा जो है क्या हो, कम हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तरीके। अब उनमें दो प्रकार के हैं, द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक मतलब जब कोई व्यापार केवल दो देशों के बीच होता है तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक व्यापार, यानी कि जब केवल दो देशों के बीच हो तो द्विपार्श्विक, लेकिन जब बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसको कहते हैं हम लोग बहुपार्श्विक। यानी कि जब दो देशों के बीच हो तो द्विपार्श्विक, और जब बहुत देशों के बीच में होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बहुपार्श्विक। तो बहुपार्श्विक का मतलब हुआ कि जब कोई व्यापार एक साथ कई देशों के साथ संपन्न किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपार्श्विक। चलिए आगे हैं डंप करना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए कि डंप करना क्या है, डंप का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब जंप। ये क्या हुआ भाई? डंप का मतलब जंप कैसे हुआ? नहीं समझे? देखिए ऐसे समझिए कि आप कोई सामान अपने देश में बनाते हैं और वही सामान आपके देशों की कीमत जैसे किसी दूसरे देशों में जाती है तो उसकी कीमत में बहुत वृद्धि हो जाती है। इसको कहते हैं हम लोग डंप करना। डंप करना मतलब समझ गए कि यहां से जब कोई व्यापार निकला सामान और दूसरे देश जाते जाते उसकी सामान की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डंप करना। बात समझे? समझे तो बोलो हाँ। चलिए अब आगे। तो डंप करने के पीछे क्या कारण होता है भाई रे? तो डंप करने के पीछे के भी कई कारण होते हैं, है ना? देखो, डंप करने के पीछे के कई कारण हैं और उसके पहला कारण है भाई परिवहन। अगर किसी देश में परिवहन अगर सुविधा अच्छी होती है तो वहां के वस्तुओं की कीमत में कम वृद्धि होती है। परिवहन सुविधा अच्छी नहीं होगी तो उसकी वृद्धि ज्यादा होगी। अब आप कहिएगा कि हम नहीं समझ पाए, तो समझो भाई ऐसे कि मान लो ये विश्व वर्ल्ड है, ये विश्व का नक्शा है, समझिए ये बहुत सारे देश इस तरह से फैले हैं और ये भारत है, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर है। इसके पास अपनी समुद्री जहाज रुकने का क्या है? व्यवस्था है। तो कोई भी विदेशी जहाज आएगी आराम से रुकेगी, हम लोग आसानी से अपने सामान को उतार कर अपने देश के अंदर ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए इस देश के पास समुद्री बेड़ा नहीं है, बंदरगाह, तो अब विदेशी सामान आएगी तो या तो इस देश के पास उतारे, चाहे इस देश के पास उतारे, यहां उतारे, यहां उतारे, कहीं तो उतारेगा और उतार करके फिर से यहां से लोड करके तब ये अपने देश ले जाएगा। तो इसकी ढुलाई खर्चा क्या होगी? थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि उसकी कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो कीमत बढ़ने का मेन कारण क्या हो सकता है? कि परिवहन की सुविधा। अगर जिस देश के पास अपनी बंदरगाह है सुविधा, तो डायरेक्ट कोई विदेश से वस्तु आती है और सीधे उस देश में उतर जाती है तो वहां वस्तु कीमत सस्ती होती है। लेकिन जैसे ही वह दूसरे देशों में उतारता है फिर वहां से अपने देश वो ले जाता है तो कीमत में वृद्धि होगी। क्लियर? दूसरा कारण है कर। देखिए सब देशों में अलग अलग कर है। हम अगर उत्पादन कर रहे हैं तो
तो हमारे यहाँ कर उतना ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरे देश भेजेंगे तो इस वस्तु का वहां जाने के बाद उस वस्तु पर एक कर लगती है, टैक्स। टैक्स लगेगा तो कीमत में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर? तो पहला था परिवहन, दूसरा था कर, तीसरा कारण है उसका दूरी, और चौथा कारण था मांग। दूरी क्या भाई? तो दूरी का मतलब हुआ कि कोई देश से कितनी हमारी दूरियां हैं, दूरी के हिसाब से निर्भर होती है उसकी कीमत। अगर नजदीक में जाना होगा तो भाड़ा खर्चा कम लगेगा तो कीमत कम वृद्धि होगी, लेकिन वही ज्यादा दूरी पर अगर जाना हो तो उसमें ज्यादा कीमत वृद्धि होगी। अब देखो उदाहरण समझ लो कि भारत से अगर कोई सामान सिंगापुर जाए, भारत से कोई सामान मालदीव जाए, तो बहुत कम दूरी है, आराम से वो चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा, तो भाड़ा खर्चा कम लगेगा। लेकिन अगर भारत से ही कोई सामान फ्रांस जाए, भारत से कोई सामान कनाडा जाए, तो दूरियां बहुत ज्यादा है, तो जितनी लंबी दूरी तय करेगी गाड़ियां उतनी किराया बढ़ेगी। दैट्स ऑल। तो दूरी पर भी उसकी कीमत निर्भर करती है। और चौथा है मांग। मांग का मतलब है कि बाजार में किस तरह की मांग है। अगर मांग ज्यादा हो सामान का तो कीमत ज्यादा होगी, अगर कोनो पूछे वाला ना ही हो तो ओकरे कीमत कम होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जिस चीज की जरूरत के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। तो अगर आप समझ गए होंगे कि डंप करना क्या है। डंप का मतलब हुआ कि कोई देश में कोई सामान बना, अगर वो बिकने के लिए किसी दूसरे देश गया है तो यहाँ निर्माण से वहां जाते जाते उसकी कीमत में काफी वृद्धि हो गई, इसी को कहते हैं डंप करना। और डंप करने के 4 कारण हमने बताया, परिवहन, वहां देश की कर व्यवस्था, दूरियां और वस्तु की मांग। तो बोलो हाँ। चलिए आगे तक अगर समझ गए हैं तो आगे है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। अब देखो हुआ क्या ऐसा, ये भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का क्या मतलब? देखो ऐसा हुआ कि विश्व में व्यापार का सब सोच रहा था, विश्व में व्यापार के बारे में सब सोच रहा था कि कुछ ऐसी संस्था हो, दुनिया का हर देश एक दूसरे के साथ व्यापार करे, बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। अब इस बात को लेकर के सबसे पहले कुछ देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। कुछ देशों ने मिलकर के क्या बनाया? एक संगठन बनाया। और संगठन क्या था? तो उसका नाम रखा गया था गेट। क्या नाम रखा गया था? गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसको कहते हैं शॉर्ट में हम लोग गेट। ये बनाया गया। कब बना था ये? तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, या समझिए तो द्वितीय विश्व समाप्ति के बाद। क्लियर? लेकिन इसमें ना अच्छी व्यवस्था के लिए लागू किया गया था, बनाया गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ियां आ गई। गड़बड़ियां क्या? कि कुछ लोग मनमाना करने लगे, इस सही से काम नहीं कर पा रहा था। तो गेट को चेंज करके 1994 में इसी संस्था का नाम WTO कर दिया गया। क्लियर? फिर समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हर देश चाह रहा था कि दुनिया का हर देश एक दूसरे के साथ व्यापार करे, और व्यापार जब करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सोच रहा था कि सब देश व्यापार करें, लेकिन विश्व में कोई एक ऐसी मजबूत संस्था हो कि पूरी दुनिया का देखरेख करे, व्यापार को संतुलित करे। इसलिए सन 1948 में विश्व के देशों ने एक संस्था नियुक्त किया जिसका नाम रखा गेट, यानी जर्नल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। इस संस्था में गड़बड़ी आने के कारण इसको छोड़ करके 1994 में इसका नाम रख दिया गया WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो 1994। ठीक है? और गेट की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छी, धन्यवाद। तो आप यहां तक समझ गए। अब क्या हुआ, इसकी काम विश्व के मतलब जो WTO है उसका क्या काम है? तो इसका काम है कि विश्व में दो देशों के बीच भले किसी के बॉर्डर सीमा के कारण आपसी दुश्मनी हो या किसी कारण से दुश्मनी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस देश के व्यापारी अगर व्यापार करना चाहते हैं दो देशों के बीच में तो WTO उसकी मदद करती है। दैट्स ऑल। दूसरी,
अगर उस देश इस पर अगर कर ज्यादा लगा दिया तो उसको भी वो कम करने का कोशिश करती है, मानी एक कानून के तहत, नियम के तहत, कि भाई आप उस पर ज्यादा कर नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए कि चीन में व्यापार करने के लिए एक भारत की कंपनी गई, एक अमेरिका की कंपनी गई और एक इंग्लैंड, एक रूस की कंपनी गई। जबरदस्त। तो जो टैक्स, जो कर, नियम कानून अमेरिका वालों के लिए है वही होना चाहिए भारत वालों के लिए। ऐसा नहीं कि भारत के साथ आप ज्यादा कर सकते हैं। अगर जब ये करता है तो WTO कहता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आई तो बोलो हाँ। तो चलते हैं आगे। तो आप WTO क्या करता है कि कर को कम करता है। इतना ही नहीं, व्यापार किसके साथ कितना, कौन सा नियम होगा, नहीं, इन सारी बातों को वो क्या करता है, WTO पूरा करता है। चलिए तो थोड़ा सा बैक में देख लेते हैं, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक आपने पढ़ा सबसे पहले कि व्यापार की दिशा, कि व्यापार की दिशा में जो यूरोपीय देश है वो थोड़ा सा पीछे चले जा रहे हैं और हम भारतीय या जो एशियाई देश है, अमेरिकी देश है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका पीछे कि उसके खनन में थोड़ी सी कमी आ गई है और हम लोगों के पास अभी पर्याप्त भंडार है तो हम लोग पूरा उत्पादन कर रहे हैं। चलिए, इसके पास आपने पढ़ा संतुलित व्यापार, जब आयात और निर्यात बराबर हो तो संतुलित। फिर आपने पढ़ा कि धनात्मक, जब हम लोग बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है तो धनात्मक। वहीं जब अगर हम लोग बेचेंगे ज्यादा अति कम और खरीदेंगे ज्यादा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणात्मक। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। जब एक देश, दो देशों के बीच होती है तो द्विपार्श्विक व्यापार, बहुत सारे देशों के बीच में होती है तो बहुपार्श्विक व्यापार। फिर आपने पढ़ा डंप करना क्या है। तो डंप करना में आपने पढ़ा कि जब कीमत में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है तो उसको कहते हैं डंप करना। इसके पीछे कई कारण, परिवहन, कर, दूरी और मांग। और आपने पढ़ा अभी तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संगठन WTO की स्थापना और उसके काम। चलिए, लेकिन WTO की स्थापना हमने कर तो दिया भाई, विश्व के सारे देशों ने कर दिया, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री अभी उनका विरोध कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आया कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे तो उनका तो कुछ तर्क होगा ना, आखिर क्यों, वो क्यों कह रहे हैं कि WTO सही संस्था नहीं है। पहला उनका तर्क है कि जो WTO है यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, वो केवल जो अमीर देश हैं, जो धनाढ्य देश हैं, उनके इशारों पर ही काम करती है, उनके इशारों पर ही काम करती है। और दूसरा उनका विरोध है कि अगर WTO रहे, दुनिया के देशों में व्यापार करने जाया जाए तो कुछ ऐसे व्यापारिक कंपनियां हैं, कुछ ऐसी व्यापारिक कंपनियां हैं जो अधिक से अधिक क्या करती है, अधिक से अधिक क्या करती है, व्यापार देशों के साथ करती है। तो आय उसकी बढ़ेगी, और जब ये उसकी आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया का जो अधिकार है, व्यापार पर अधिकार, कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में आ जाएगा। जैसे अभी देखिए, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति कौन, जानिए रहे, मुकेश अंबानी और अडानी भाई ना। ये दोनों भाई जो है पूरा भारत को चला रहे हैं, यानी कि भारत के अधिकांश व्यापार में उनका ही योगदान। इसी तरह से दुनिया के अन्य देशों में ऐसे ही व्यापारिक कंपनियां हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो WTO का विरोध करने वाले लोग हैं उनकी दो बातें हैं। पहला तो WTO किनके इशारों पर काम करती है, तो अमीर देशों के इशारों पर। लेकिन दूसरा उनका कहना है कि अगर इस तरह की रही तो दुनिया एक समय फिर आएगा कि इन व्यापारिक कंपनियों के चंद लोगों के हाथों में ये देश चली जाएगी। गरीब लोगों की हित की बात वो नहीं सोचता है, वो अमीर की बात सोचता है। लेकिन इसके विरोध के बावजूद भी, इसके विरोध के बावजूद भी WTO अभी भी काम कर रही है। और वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या कितनी भी भाई, 140 देश इसके सदस्य हैं। और रही बात भारत की, तो भारत इसके संस्थापक ही थे। जब WTO का निर्माण हो रहा था तो उस समय से ही भारत हमारा सदस्य है, तो भारत की तो बात ही नहीं करते हैं। और अभी वर्तमान में कितने सदस्य है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव खुद फिर बनता है कि WTO में वर्तमान के सदस्य कितने हैं, 140। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं प्रादेशिक व्यापार संघ।
देखिए WTO में ना कुछ लोगों का विश्वास थोड़ा सा नहीं होता है, शास्त्रीय लोगों का, तो फिर भी कुछ देशों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र में एक अलग अलग व्यापार संगठन बनाया। WTO के अलावे व्यापार संगठन बनाया। WTO काम कर रही है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहे, अभी भी वो कर रही है। इसके अलावे कुछ क्षेत्रीय देश आपस में अपना अपना व्यापार संगठन बना लिया कि हम लोग आपस में इन चीजों का व्यापार करेंगे और इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके लिए एक संगठन बनाया गया, उसको कहते हैं प्रादेशिक व्यापार संगठन या समूह। नहीं समझ बात को? देखो ऐसे समझो अपनी भाषा। जैसे एशिया महादेश है, और एशिया महादेश में जो कुछ व्यापारिक देश हैं, जो क्या कहते हैं विकासशील देश, तो ये सारे देश आपस में एक संगठन बना लिए और कहे हम लोग मिलके अपना व्यापार अपने अंदर करेंगे। क्लियर? इसी तरह से कुछ यूरोपीय देश आपस में, यूरोप महादेश के जो देश थे वो मिलके आपस में वो संगठन बना लिए कि हम लोग आपस में अपना व्यापार करेंगे। समझ में आई बात? चलिए, इसी तरह से तो उनमें से प्रमुख हैं, याद रखेंगे, एशियन, यानी उसको कहते हैं आसियान देश। इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया महादेश के देशों का संगठन। कौन कौन? तो दक्षिणी और पूर्वी देशों के संगठन। इसी तरह से EU यानी यूरोपियन यूनियन, यूरोप महादेश के संगठन। अगला है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक ना? अब आपसे पूछा जाए कि भाई ओपेक की स्थापना कब हुई, तो 1949 यानी कि 1949 को, याद रखेंगे। यानी कि ओपेक की स्थापना कब हुई? 1949। एकरे काम क्या है? तब पेट्रोलियम का आयात निर्यात, पेट्रोलियम का आयात निर्यात। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। कहाँ है इसका मुख्यालय? वियना में। इसके प्रमुख देश कौन कौन है? तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला इत्यादि इसके प्रमुख सदस्य हैं। क्लियर? तो आपसे वहां पूछेगा मेरे भाई ओपेक के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ओपेक का मतलब हुआ ओसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जो खास करके पेट्रोलियम का उत्पादन करती है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला इत्यादि देश हैं, ये सब आपस में विचार कर लिया कि हमारे देश पेट्रोलियम जो है हम किस आधार से बेचेंगे, किस कीमत से बेचेंगे। इसके लिए एक संगठन बनाया गया, उसी का नाम रखा गया है ओपेक। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1949 में। इसकी केंद्र कहाँ है, मतलब इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना में। ये आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा भाई मेरे। चलो अब आगे चलते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रादेशिक जो संगठन है, वो प्रादेशिक संगठन में आते हैं जिनका नाम है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इत्यादि सब देश हैं। इनकी स्थापना 2006 में हुई और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। क्लियर? आपसे पूछेगा कि साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्लियर? अब इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। स्थापना कब हुई? 2006 में। इसके मुख्य देश कौन कौन है? तो याद रखेंगे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। ठीक है ना? श्रीलंका भी है। तो ये सारे देश इसके क्या हैं, मतलब सदस्य हैं। क्लियर? और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो प्रादेशिक संगठन है उनकी संख्या कितनी है? 120। प्रादेशिक संगठन की संख्या पूरे वर्ल्ड की बात अगर करें तो WTO के अलावे 120 प्रादेशिक संगठन है। WTO तो पूरे विश्व की देखरेख करती है, लेकिन एकरे अलावे छोटे छोटे, जैसे एशिया में 2-4 को बन गया, फिर उसमें 2-4 को, यूरोप में 5-7 को बन गया, इसी तरह से अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सबके बीच में संगठन है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा बच गया है, ज्यादा ना सोचने की जरूरत है, तुरंत हम इसको खत्म कर देते हैं। देखिए हमें पढ़ना है अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पतन। पतन जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या है?
प्रवेश मार्ग। आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश मार्ग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पतन। यानी कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो आपको तो बंदरगाह चाहिए। बंदरगाह माने क्या, जहां बड़ी बड़ी पानी की जहाजें लगती हो, ये सुविधा आपके देश में होनी चाहिए, तभी तो आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं यहां तक समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो बोलो हाँ। चलिए आगे, तो हम लोग पढ़ेंगे ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उनको अगर देखा जाए तो सामान्यतः यातायात को संभालने के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के, वाणिज्य, औद्योगिक और विस्तृत पतन। कितने प्रकार के पतन? 3 प्रकार के। देखिए ये जो वाणिज्य व्यापार पतन है, जहां वाणिज्य पतन होती है वो 2 प्रकार की यात्रा कराती है। सामान को भी भेजती है, साथ साथ यात्रा को भी कराती है। समझ में आया? माने सामान भी उससे जाता है जहाज से, वहीं पतन से क्या जाती है, साथ साथ में यात्री भी जाती है। क्लियर? जैसे एक जहाज सामान गई होगी, दूसरी जहाज फिर लगेगी तो वहां से यात्री लोग जाएंगे। तो ऐसे पतन को हम लोग कहते हैं वाणिज्य पतन। यानी दोनों काम करते हैं, यात्रा को भी करती है और साथ साथ सामान को भी ढोती है। आगे है औद्योगिक पतन। तो औद्योगिक पतन वे पतन जहां से ज्यादा करके औद्योगिक सामानों को ही भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पतन है जहां से लोहा, खनिज, मकई, गेहूं, खाद्यान्न यानी जो भी उर्वरक इत्यादि को हम लोग भेजते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? औद्योगिक पतन बोलेंगे, जहां से औद्योगिक सामानों को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आगे है विस्तृत पतन। माने कुछ ऐसे पतन होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पतन होते हैं जो भारी संख्या में थोक सामानों को क्या करती है, ले जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग विस्तृत पतन। यानी कि जब पतन काफी थोक मात्रा में सामान को ले जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस्तृत पतन। 20 रुपया का ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पतन में कौन कौन? तो वाणिज्य पतन, औद्योगिक पतन और विस्तृत पतन। ठीक है, अब चलते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर पतन, तो अंतरदेशीय पतन, वाह्य पतन। ठीक है, स्थिति के आधार पर, यानी मान लीजिए कोई पतन आपके देश में है, कहां स्थित है, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो अंतरदेशीय और बाह्य। अब कहिएगा सर हम नहीं समझे अंतरदेशीय। अरे भाई ऐसे समझो ना, देखो भारत का ये मैप है ना, इसे क्लियर, नीचे वाली भाग, ये पूरा तो समुद्र है हमारा, ये हमारा पूरा समुद्र है। लेकिन हमने क्या किया, यहां से एक या तो नहर निकाल दिया या पहले से प्राकृतिक कोई नदियां हैं, तो इससे हमने जहाज को यहां पर लाया और इसी में हमने प्रवेश कर दिया और यहां ला जा करके हमने बंदरगाह बना लिया और सामान को यहां से उतार के हम लोग ले जाते हैं। तो ये इस तरह का अगर रहेगा ना, जिसको बोलते हैं कौन? पतन अंतरदेशीय। लेकिन इसमें एक बात होती है कि इसमें बड़ी बड़ी जहाजें नहीं जाती है। क्लियर? छोटी जहाजों को उसमें भेजा जाता है। ठीक है, हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? छोटी छोटी जहाजों को इसमें भेजते हैं, बड़ी बड़ी को नहीं भेजते हैं। तो देश के भीतर में जब अगर पतन की क्रिया होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंतरदेशीय पतन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग बाह्य पतन। बाह्य पतन क्या भाई? तो जब देश के बाहरी सीमा पर, देश की जो बाहरी सीमा होती है और वहां पर समुद्री जहाजें वेराएं आकर के ठहरती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाह्य पतन। बाह्य पतन होगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि समुद्र है, पानी का तो अथाह भंडार है, तो बड़ी बड़ी जहाजें वहां पर आकर के रुकती है। और जहाज वास्तव में बड़ा होता है, हम तो देखे नहीं है, आप लोग कहीं देखे होंगे तो देखे होंगे और कहीं गए होंगे तो, लेकिन लोग कहता है, हमारे यहाँ के लोग वहां पर काम करते हैं गोवा में, कहता है कि इतनी इतनी बड़ी जहाजें होती है कि पूरा गंगसारा उसमें समा जाए। अरे भाई आश्चर्य करते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। हाँ, कहा कि हाँ हेलीकॉप्टर और सब उतरता है ऊपर पर, जहाज और सब उतरता है, इतना बड़का होता है, तो हो सकता है ऐसा। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि वायु पतन मतलब समझ गए कि जो देश की बाहरी सीमा समुद्र में ठहरती है उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग? वायु पतन। चलिए, तो आप पढ़ रहे थे अभी तक स्थिति के अलावे, अब है कार्यकलाप के आधार, माने क्रियाकलाप के आधार पर पतन। क्रियाकलाप के आधार पर पतन है ना। थोड़ा सा अभी चलेंगे इधर। हाँ चलिए, पढ़ रहे थे हम लोग क्रियाकलाप के आधार पर पतन। पहला है हमारा मार्ग पतन, यानी इसको विश्राम पतन भी कहते हैं। मार्ग पतन को क्या बोलते हैं हम लोग? विश्राम पतन। मतलब क्या?
मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई यात्रा करते हैं, जैसे गाड़ी है तो आपको तेल तो खत्म होगा ही, इंजन तो गर्म होगी ही, तो आप क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कहीं रुक जाते हैं, पेट्रोल और भरवा लेते हैं ये सड़क पर। पानी में जो जहाजें चलते हैं ओकरो तो कुछ जरूरत होता होगा ना, तेल पानी की जरूरत होती होगी, तो वो क्या करता है, कहीं कहीं पर रुक करके आराम करने लगती है, तेल उल भरा लेती है अपना, तब फिर चलती है। इसी को कहते हैं हम लोग विश्राम पतन। ठीक है, ये क्या हमारा ही विश्राम पतन यानी मार्ग पतन। यानी कि समुद्र में कहीं कहीं पर ना ऐसा बनाया गया है, जो मतलब महाद्वीप द्वीप है, तो उस पर बनाया गया है ताकि वहां पर जो है ना कोई जहाज जाएगी, फिर अपनी तेल उल भरवाएगी, चेंज उंज करेगी मोबिल उबिल, और फिर वहां से रवाना होगी, है ना, ठहरेगी। तो इसी को कहते हैं हम लोग विश्राम पतन या मार्ग पतन। जैसे सिंगापुर एक क्या है, मार्ग पतन है। ठीक है, वहां पर बहुत सारी जहाजें जब आती है, जो विदेश की जहाजें, तो वहां पर कुछ समय के लिए रुकती है। आगे है तेल पतन, या तेल को लाने के लिए काम में लाया जाता है, माने जहां पर खनिज तेलों को लाया जाता है या वहां से भेजा जाता है, या ऐसे पतन को कहते हैं हम लोग तेल पतन। ठीक है, आगे है नौसेना पतन, जहां वैसे पतन जहां पर नौसेना रखे जाते हैं, अपना अपना देश अपनी नौसेना रखता है। जैसे भारत जो है ना, भारत का नक्शा ऐसे देखे होंगे ना, तो यहाँ पर विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम एक पतन है जहां से सामान को कम केवल नौसेना वहां पर रहती है, वो पूरे जो है समुद्र में देख रेख करते रहती है, ये बवाते रहती है, इसे पेट्रोलियम करते रहती है कि कौनो देश वाला हुलुक बुलुक ना कर रहा है, करेगा तो खैर नहीं तुरा रहने देंगे। वो पनिया के जहाज में लेकर के वो आते रहता है, वहां पर वो क्या कहते हैं उसको, जहाज सब उसका चलते रहता है, दिखते रहता है। ठीक है, तो नौसेना पतन समझ गए कि जहां पर नौसेना नाविकों के रहने के और जहाजों को ला करके रखा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग नौसेना पतन। आगे है अंतरोपतन, निर्यात सामानों के पतन को वहां पर रखा जाता है और वहां से खरीद करके देश ले जाते हैं। देखिए समझिए, अंतरोपतन का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सामान वहां पर मतलब भंडार कर दिया जाता है, जो विदेश बिकने वाला सामान है, और विदेशी व्यापारी उतरे वहां पर, उनको अब अंदर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, उस पतन के अंदर ही, उस मार्केट के अंदर, हार्बर बंदरगाह उसको कह सकते हैं, मतलब टाउन, हार्बर टाउन, उस हार्बर टाउन के अंदर में ही घूम के वो अपना जरूरत के सामान को खरीद लिए, जहाज पर लोड किए, फिर चल दिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग अंतरोपतन। ऐसे भी कुछ जगह बनाए गए हैं। और लास्ट हमारा है थोड़ा सा है, जिसका नाम है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन का मतलब होता है कि जहां पर यात्रियों को ठहरने का समय जगह रहता है, यानी कोई विदेशी यात्री आया हो तो वह आता है तो पहले वहां ठहरेगा, ठहरने के लिए जो पतन बनाया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग पैकेट स्टेशन। क्लियर? तो आज के लिए यानी आपका जो अध्याय था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, चैप्टर नंबर 9, वो आज अंत हो गया। अब इसका कल हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी पूर्ण विश्वास के साथ हमें विदा दीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आपको मिलता रहे। क्लियर? चले तो ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती के साथ तैयारी में जुटे रहिए।